हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता था और पोस्ट भी हम किए थे कि थोड़ा फीवर आने की वजह से थोड़ा लेट थी क्लास, एक दो क्लास नहीं अपलोड हो पाई। फिर भी अभी पूरी तरीके से सही नहीं हुई है, लेकिन आपके सीरीज़ को भी ध्यान में लेकर चलना है। तो आज हम क्लास 9th का एक अच्छा टॉपिक, पहला चैप्टर केमिस्ट्री का लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और दिन ब दिन आपकी तैयारियां और बेहतर होती चली जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान, जिसे हम बोलते हैं केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान। ये क्लास 9th का है, तो क्लास 9th 8th 7th 6 सभी बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम केमिस्ट्री के जनक की बात करें तो लेवासियो को बोला जाता है, जो कि फ्रांस के निवासी थे। तो अगर हम रसायन की यहाँ पर बात करें तो रसायन हमारा दो तरीके से हो जाता है, एक भौतिक आधार पर हो जाता है, एक रसायन आधार पर हो जाता है। सबसे पहले हम इसमें रसायन में पदार्थ बात करेंगे तो पहले पदार्थ की बात करेंगे, अर्थात पदार्थ क्या होता है, क्योंकि जितनी भी संरचनाएं हमें देखनी है, जिसके बारे में हमें पढ़ना, वो सब क्या हो जाता है, मैटर अर्थात पदार्थ क्या हो जाता है, पदार्थ की बात करें तो पदार्थ होता क्या है, ऐसी वस्तु जो कोई स्थान घेरती हो। कोई भी वस्तु आप ले लीजिए, हमारे हाथ में मार्कर है, मार्कर हो गया, माइक है, माइक हो गया, मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन हो गया, जिसे रखने पर कोई ना कोई स्थान घेरता हो, सब क्या कहलाता है, तो वो सारी चीज़ें हमारी पदार्थ कहलाती हैं। तो आप लिख सकते हो, लिखिए कि दुनिया की सारी वस्तुएं जिसमें या फिर जिसका द्रव्यमान हो तथा वह स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो तथा वह स्थान घेरती हो, जैसे हो जाता है हवा, जल, मिट्टी, लकड़ी। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें पदार्थ हो जाती हैं। अब पदार्थ के आगे की हम बात करेंगे तो पदार्थ की दो अवस्थाएं हो जाती हैं, एक तो हो जाता है मतलब अगर पदार्थ की बात करें तो दो हो जाता है, एक हो जाता है भौतिक पदार्थ, एक हो जाता है भौतिक गुण के आधार, एक हो जाता है रासायनिक। तो हम पहले चालू करेंगे भौतिक से। किससे चालू करेंगे? भौतिक। अगर पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें दो हो जाती है, और दो में भौतिक हो जाता है, रासायनिक हो जाता है। इतना नोट डाउन करिए। अब हम हेडिंग डालेंगे, आप हेडिंग डालिए भौतिक गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। अब भौतिक गुण के आधार पर हम पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे और रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। ये समझ लीजिए आपको ऑफलाइन वाली फील आने वाली है, ऑफलाइन क्लास की। तो आप बिल्कुल बाकायदे नोट्स बनाते हुए चलिए। तो भौतिक गुण के आधार पर पदार्थों को वर्गीकरण करें तो ये 3 टाइप का हो जाता है। एक हो जाता है ठोस, एक हो जाता है द्रव, एक हो जाता है गैस। तो अब यहाँ से आपका केमिस्ट्री का टॉपिक शुरू होता है। तो उसके बाद इसे हम बोलेंगे सॉलिड, लिक्विड, ऐसे गैस बोल देंगे। ठीक, इसे नोट डाउन करिए। अब हम बात करेंगे ठोस की। तो देखिए, चाहे हम लिखें बोर्ड पर, चाहे आपको हम बोल दें, आप लिख लीजिए, सॉलिड बोला जाता है। ठीक, ठोस से तात्पर्य यह है कि ऐसी वस्तुएं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों निश्चित होने का मतलब यह है कि एक आकार होगा उनका और उनका कोई ना कोई वजन होगा या फिर आयतन होगा। तो बात करेंगे पदार्थ की वह अवस्था जिसका लिखिए आप, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, जिसका आयतन व आकार दोनों निश्चित हो, ये क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। जैसे आप मान लीजिए कोई ईंट है, ईंट लेके आ रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं ठोस में, जैसे ईंट है, ईंट का आप देखेंगे तो इसका कोई ना कोई शेप होगा और इसका बैलूम होगा। बैलूम से तात्पर्य यह है कि इसका कोई ना कोई एक वजन भी होता है। हम इसे एक बेट करेंगे तो इसका एक चारों तरफ से एक आकृति है, अच्छी सी आकृति, मतलब अर्थात आकार, और उसका एक आयतन निश्चित है। जैसे हमारा ईंट हो गया, तो जिस भी पदार्थ का आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? ठोस नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जैसे समझिए, इसमें उदाहरण आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में, जैसे ईंट, मिट्टी, लोहा का आकार कोई भी कर सकते हैं, लकड़ी हो गया,
और सबसे सीधा उदाहरण है आपका बर्फ। क्या हो गया? बर्फ। बर्फ को लास्ट में बताएंगे तीनों अवस्थाओं में काम करता है, लेकिन बर्फ आप समझेंगे कि बर्फ को जब हम मतलब जमाते हैं तो उसका एक आकार आयतन निश्चित, मतलब पानी को जमाते हैं तो बर्फ बनता है। बर्फ का एक आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसका कोई न कोई एक वजन होता है। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है? ठोस का। ठीक, अब हम बात करेंगे ठोस के बारे में कुछ और पॉइंट। ठोस के बारे में और कुछ पॉइंट का मतलब ये है कि इसके जो अणु होते हैं आपस में पास पास होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, हमें नहीं पता कौन पदार्थ, अगर मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे इसके अणु हैं नज़दीक नज़दीक, एक और कोई पदार्थ है उसके अणु इतने नज़दीक नज़दीक हैं, तो आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में ठोस कौन ज़्यादा है, तो आप खुद जान जा रहे हो जिनके अणु नज़दीक नज़दीक होंगे वो आपस में क्या होंगे? ठोस होंगे। अर्थात इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा ठोस है। समझ में आया? तो जो भी ठोस होता है उनके जो अणु होते हैं वो आपस में पास पास होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे गैस की, द्रव की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे द्रव। द्रव की बात करने से पहले हम ये समझेंगे कि द्रव होता क्या है। द्रव बोले तो जैसे लिक्विड मतलब जैसे पानी हो गया। क्या हो गया? पानी हो गया। ठीक, जिसका आकार निश्चित ना हो लेकिन आयतन निश्चित हो। हम ये समझते हैं कि जिस पदार्थ का आकार न निश्चित हो, आकार न निश्चित हो, आकार न निश्चित हो, निश्चित हो पर आयतन निश्चित हो, पर आयतन निश्चित हो, पर आयतन निश्चित हो, तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है? द्रव के। तो हम बात करेंगे कि जिसका आयतन निश्चित हो, आकार निश्चित ना हो। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे होंगे। जैसे समझिए, मान लीजिए मेरे पास ऐसा कोई गिलास है, ये क्या है? हमारा गिलास। हम इसमें पानी भरेंगे या फिर कोई भी लिक्विड भरेंगे, अर्थात कोई भी द्रव भरेंगे, तो जिस शेप का हमारा ये गिलास होगा उसी शेप में उसकी आकृति आ जाएगी। लेकिन इसमें पता है मुझे कि हाँ मान लीजिए 1 लीटर यहाँ पर पानी आ रहा है। कितना लीटर? 1 लीटर। तो एक आयतन उसका निश्चित है कि हाँ कितना लीटर आ रहा है। अगर मान लीजिए वही गिलास ऐसे ऐसे हो, अगर यही मान लीजिए ये गिलास ऐसे ऐसे हो, तो आप ये जानेंगे कि इसमें जब हम पानी भरेंगे तो इसका आकार कैसा होगा? इसमें भी पानी आएगा, इसे मतलब ये पूरा पानी से भरा रहेगा। अर्थात हम ये समझते हैं कि जिस आकृति के बर्तन में या फिर जिस आकृति के हम पात्र में उसी चीज़ को भर दें, मतलब लिक्विड को भरें, द्रव को भरें, तो जो एक आकृति होती है उसी आकृति में वो आकृति ले लेती है। अर्थात इसका कोई आकृति या फिर आकार निश्चित नहीं है, चाहे हम आकार बोलें चाहे आकृति बोलें, बात एक हुई। हम फिर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक सीधा सा गिलास है, इसमें जब हम पानी भरेंगे तो ये जिस आकार का गिलास है उसी आकार में होगा, और इस वाले गिलास में अगर हम पानी भरेंगे तो जिस आकार में है उसी आकार में होगा। अर्थात जिस पदार्थ का आकृति नहीं निश्चित होता बल्कि आयतन निश्चित होता। सपोज दैट मान लीजिए ये भी 1 लीटर का गिलास है, ये भी 1 लीटर गिलास है, पानी तो दोनों सेम आया ना, लेकिन जो उसकी आकृति है उसमें परिवर्तन हुआ, जो उसका आकार है उसमें परिवर्तन हुआ। तो यही चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं? लिक्विड अर्थात द्रव। समझ में आ गया होगा। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो जैसे पानी, पेट्रोल, डीजल, इट्स। समझ में आया? तो आप इसे उतार लीजिए और बाकायदे नोट्स बनाते हुए चलिएगा तो और अच्छे समझ में आएगा। और इसमें कुछ है नहीं, आप समझ लीजिए जितने भी आप लिक्विड पदार्थ मतलब जो बहने लगे, जिसको जिस भी दिशा में मोड़ो चलने लगे, वही हमारा क्या हो जाता है? द्रव। जैसे पानी हम डालेंगे तो उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होगी, जिधर वो रास्ता पाएगा बहता चला जाएगा। जिस बर्तन में डालेंगे, जब थाली में डालेंगे थाली में आ जाएगा, पतीले में डालेंगे पतीले में, जिस भी आकार में लेना होगा उसी आकार के बर्तन में हम डाल देंगे। ठीक है, उतारिए, चालू करें। अब हम बात करते हैं दोस्तों गैस की। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर लिया, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कंजूसी काहे कर रहे हो, सभी लोगों को फ़ायदा हो। गैस की बात करेंगे तो हम ये जानेंगे, जैसे इसके पहले वाले में था हम क्या बताए थे? पहले ठोस बताए, फिर द्रव बताए, अब हम गैस पे बात करते हैं। गैस का मतलब ये हो जाता है इसमें ना तो आकार निश्चित होता है, ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, और ना ही आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। समझ में आप? जैसे अभी हम समझते हैं गैस जैसे मतलब जिस भी बर्तन मतलब जिस भी गैस से हम खाना बनाते हैं या फिर कोई अन्य गैस हो गई, जैसे एग्जांपल में ले लें हम ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन हिंदी में लिख देते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इट्स ढेर सारी गैसें हैं, बहुत सारी गैसें हैं जो हम ये समझते हैं जिनका ना तो आकार निश्चित होता है ना तो आयतन निश्चित होता है। और इसका घनत्व नोट डाल के आप लिख सकते हो कि गैस का घनत्व तो सबसे कम होता है। डेंसिटी इसकी जो घनत्व होता है, घनत्वता होती है वो सबसे कम होती है। क्या होती है? सबसे कम होता है। इसमें बहाव का गुण पाया जाता है, सबसे कम
होता है। जैसे इसके पहले हम पढ़ाए थे आपको द्रव, द्रव में भी आप लिख लेना कि बहाव का गुण पाया जाता है। बहाव के गुण से तात्पर्य होता है कि अगर हम इसे ढकेलते हैं या फिर जैसे हमारे ग्लास में पानी उसे बहाते हैं तो वो गुण बहने का होता है कि बहता चला जाता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। इस तरीके से गैस है, गैस को आप जब खोलोगे तो वो भी बहेगा, बाहर भागेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गैस मतलब गैस में बहाव का गुण पाया जाता है और द्रव में भी बहाव का गुण पाया जाता है, लेकिन ठोस में बहाव का गुण नहीं पाया जाता। बहाव के गुण से तात्पर्य हो जाता है कि जैसे मान लीजिए ईंट है, ईंट को हम ऐसे फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा ज़्यादा दूर तक, एक ज़्यादा 1-2 पलटी खाएगा बस। लेकिन पानी लिक्विड फॉर्म में जो होते हैं, जितने भी द्रव होते हैं, उनको हम बहाएंगे तो बह जाएंगे। ठीक, अब इसमें हम बताते हैं सबसे कम घनत्व होता है और उसके बाद सबसे ज़्यादा घनत्व जिसमें होता है उसे हम ठोस के नाम से जानते हैं। तो गैस में यही इतना था, ना तो इसका आकार निश्चित होता है और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। आपके एग्जाम में ये सारे टॉपिक जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको। और हाँ, नोट डाल के ये लिख लीजिए कि जो हमारा बर्फ़ है, बर्फ़ को हम ऐसा बना सकते हैं कि जैसे बर्फ़ है तो बर्फ़ बनता कैसे है, पहले पानी से बनेगा, पानी को जब हम जमाएंगे तो ये बर्फ़ बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, बर्फ़। फिर इसे हम पानी अवस्था में ला सकते हैं और पानी से फिर इसको अवस्था इसकी चेंज करेंगे तो इसकी अवस्था चेंज करने के बाद ये गैसीय अवस्था में बन सकता है। गैसीय अवस्था का मतलब वाष्पन रूप से। कैसे रूप से, वाष्पन रूप से। वाष्पन रूप से तात्पर्य है कि जैसे पानी है उसको हम गर्म करेंगे तो वाष्प रूप से उड़ जाएगा। तो जब पानी था तो ये द्रव अवस्था में था, कैसा था, द्रव। बर्फ में हुआ तो कौन सा अवस्था, ठोस अवस्था। फिर पानी में हुआ तो कौन अवस्था, द्रव अवस्था। फिर ये सीधे गैसीय अवस्था में हो गया, क्योंकि जो वाष्पीकृत होता है जिसको हम जलवाष्प बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जलवाष्प। जलवाष्प तात्पर्य हो जाता है कौन सी अवस्था में हो गया, गैसीय अवस्था। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यही इतना हमें समझना है ठोस, द्रव, गैस में, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसके आगे 1-2 टॉपिक और है, उसे लिखा देते हैं बस। अब हम दोस्तों देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे आप समझ लीजिएगा ताकि आपको जो जैसे डाउट रहते हैं संघनन में क्या होता है, हिमीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, तो इन सारी आप एक छोटे सा स्लाइड को देखकर आप समझ जाएंगे कि हिमीकरण क्या होता है, द्रवीकरण क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, संघनन या फिर इसे गर्म करने पर अर्थात वाष्पीकरण। वाष्पीकरण अब समझिए, आपको इस चित्र की तरफ नहीं देखना, आपको मेरी बातों पर फोकस करना दोस्तों। समझिए, मान लीजिए ये बर्फ जो हमारी है कौन सी अवस्था में, ठोस है। कौन सी अवस्था में, ठोस। अब ठोस को हम द्रवीकरण करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट अर्थात हम गर्म करेंगे, मतलब हल्का टेम्परेचर देंगे। जब टेम्परेचर देंगे तो कौन सी अवस्था में आएगा, पानी में। तो जब बर्फ को हल्का द्रवीकरण किया जाता है, हल्का गर्म किया जाता है तो क्या हो जाता है, मेल्टिंग। इसे क्या बोला जाता है, मेल्टिंग। तो मेल्टिंग करने के बाद अर्थात द्रवीकरण करने के बाद क्या बनता है, पानी। तो आप ये बोल सकते हैं जब किसी द्रव को उसकी लिक्विड फॉर्म में यानी द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, द्रवीकरण। समझिए ध्यान से दोस्तों कि जब किसी ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में लाया जाता है तो उसकी जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, द्रवीकरण बोलते हैं। अब ध्यान समझिए, अब फिर हम पानी को ठंडा करेंगे, अत्यधिक ठंडा करेंगे, मतलब कि फ्रीजिंग करेंगे, जमाएंगे। और जब जमाएंगे तो जो जमाने वाली प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलेंगे, हिमीकरण। तो हम फिर बर्फ बना लेंगे कि नहीं, यानी कि अगर पानी को हम फ्रिज में रखेंगे, फ्रीजिंग करेंगे, जमाएंगे तो पानी हमारा क्या बनेगा, बर्फ। तो पानी को अर्थात द्रव को ठोस अवस्था में लाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हिमीकरण। फिर से दोस्तों सुनिए, द्रव अवस्था को ठोस अवस्था में लाने में जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हिमीकरण। अब हम आगे चलेंगे, पानी है यहाँ पर लिक्विड। अब हम पानी को गर्म करेंगे अर्थात वाष्पीकरण करेंगे, अर्थात टेम्परेचर देंगे। जब हम टेम्परेचर देंगे तो ये कौन सी अवस्था में आएगा, भाप, जिसे हम देसी भाषा में जानते हैं, या फिर वाष्प। समझ में आया? तो अब जो पानी को अर्थात इस कौन सी अवस्था है, द्रव अवस्था को गैस अवस्था में लाने के लिए, ध्यान समझिए, द्रव अवस्था को गैस अवस्था में लाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण या गर्म करने पर। अब उसी को उल्टा है, जब हम भाप या वाष्प को ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद जो हमारी प्रक्रिया बनती है अर्थात पानी बनता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, संघनन करना। तो अब ये हम समझ सकते हैं कि जैसे वाष्प है, वाष्प मतलब जब हम सुबह चलते हैं तो ओस गिरती है, तो ओस धीरे धीरे पानी का रूप ले लेती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, संघनन। और पानी है धीरे धीरे ये उड़कर भाप बनती है। अब भाप बनकर जैसे हम खाना बनाते हैं तो ये देखते हैं जो ढक्कन लगाते हैं बर्तन के ऊपर, उसमें ऊपर जाके तलाटी पे मतलब उसके ऊपर पानी लग जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, भाप। अब हम एक बार फिर समझाते हैं, फिर टॉपिक को अपने यहीं खत्म करेंगे और डेली टू डेली आपको क्लासेस धीरे धीरे प्रोवाइड होने लगेगी। ठीक है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए बर्फ है, बर्फ को हम पानी बनाएंगे तो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, द्रवीकरण। अर्थात हम बोल सकते हैं कि ठोस को द्रव में बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, द्रवीकरण। और द्रव को ठोस बनाने के लिए अर्थात पानी को बर्फ बनाने के लिए, यानी जो हम टेम्परेचर देते हैं, यानी जो हम तापमान उसको कम करके उसको मतलब
फ्रीज करते हैं, जमाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हिमीकरण। अब उसके बाद पानी को वाष्प बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। अब आपसे पूछ ले कि वाष्पीकरण क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर वाष्पीकरण ये प्रक्रिया है जब हम किसी द्रव को वाष्प के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। अब सेम इसी तरीके से इसका उल्टा प्रोसेस कि वाष्प को पानी बनाने के लिए, या फिर गैस को द्रव अवस्था में, कोई भी गैस हो अगर उसे हम उसके द्रव अवस्था में परिवर्तित करते हैं तो क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। समझ में आया दोस्तों? तो ये इतनी आसान भाषा में हम आपको समझा दिए हैं। आप इसी वीडियो को 3-4 बार आप इस टॉपिक को देख लीजिए और आपका तैयार हो जाएगा। कितने आसान तरीके से आपको समझाया गया है। अब भी नहीं समझ में आया तो दोस्तों ये आपकी गलती है, और वीडियो को बढ़िया बाकायदे रोक कर आप अपनी नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। अब क्लास 9 की भी साइंस आपके सामने रोज आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लासें अच्छी लग रही होंगी, इसे नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों वीडियो रोक कर आप नोट डाउन कर लिए होंगे, लेकिन हाँ जाते जाते एक बात आपसे बता देते हैं कि आप अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और वो भी देखें ताकि उनको भी पता चल सके, ठीक है। इतनी आसान भाषा में और कहाँ समझाया जा सकता है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट के साथ, इसी चैप्टर के अगले पार्ट के साथ, मतलब अगले टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप बने रहें हमारे चैनल से, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।